फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इन आवर दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट इंडक्शन लॉ फॉर मूविंग सर्किट। तो हम हमारे इस सेशन में गतिशील परिपथ के लिए प्रेरण नियम क्या है उसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। In this session, we will discuss about induction law for moving circuit, self-inductance and म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो हम हमारे इस सेशन में गतिशील परिपथ के लिए प्रेरण नियम, स्वप्रेरकत्व तथा अन्योन्य प्रेरकत्व के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। So first of all, इंडक्शन लॉ फॉर मूविंग सर्किट्स। तो सबसे पहले गतिशील परिपथ के लिए प्रेरण नियम। नाउ इंडक्शन लॉ फॉर मूविंग सर्किट, गतिशील परिपथ के लिए प्रेरण नियम। If a closed circuit moves in a time varying magnetic field, then there will be two EMF। यदि एक बंद परिपथ किसी समय परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर दो विद्युत वाहक बल कार्य करेंगे। One EMF is induced in the circuit by the change in magnetic flux। इन दो विद्युत वाहक बलों में से एक विद्युत वाहक बल जो परिपथ में प्रेरित होता है वह चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण प्रेरित होगा। अगर कोई क्लोज सर्किट किसी टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, किसी समय परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, तो उस अवस्था में उस पर दो विद्युत वाहक बल कार्य करते हैं। टू EMF will be on that case। One EMF is induced in the circuit by the change in magnetic flux। इन दो विद्युत वाहक बलों में से एक विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण प्रेरित होता है। एंड सेकेंड EMF की बात अगर करें, दूसरा विद्युत वाहक बल अगर लें, the other EMF is due to the motion of the circuit relative to the magnetic force। तथा दूसरा विद्युत वाहक बल चुंबकीय बल के सापेक्ष परिपथ की गति के कारण प्रेरित होता है। और ये जो सेकंड EMF है, ये जो दूसरा विद्युत वाहक बल है, दिस EMF इज नोन एज मोशनल EMF। यह द्वितीय विद्युत वाहक बल गतिशील विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो एक EMF हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज के कारण होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण होगा, और जो दूसरा EMF है वो मैग्नेटिक फोर्स के रेस्पेक्ट में सर्किट का जो रिलेटिव मोशन है, चुंबकीय बल के सापेक्ष परिपथ की जो गति है, उस गति के कारण प्रेरित होता है। और सेकंड EMF को हम बोल रहे हैं मोशनल EMF या गतिशील विद्युत वाहक बल। अब
ये कोई सर्किट है, दिस इज आवर सर्किट एंड इट्स पोजिशन एट टाइम t इज सी टी। तो सी टी टाइम t पर एक सर्किट हमने दिखाया है, एक कंटूर हमने दिखाया है। अब ये जो सर्किट है ये हमारा मूव कर रहा है और किसी टाइम t प्लस डेल्टा टी पर ये यहां पर पहुंच जाता है। सो सी टी प्लस डेल्टा टी इज द कंटूर एट टाइम t प्लस डेल्टा टी। So Ct is the contour at time t। t समय पर कंटूर हमारा सी टी पर है या परिपथ सी टी है एंड t प्लस डेल्टा टी पर ये जो कंटूर है या ये जो परिपथ है ये हमारा सी टी प्लस डेल्टा टी से हमने रिप्रेजेंट किया है, मीन्स ये डॉटेड कर्व हमारा हो जाता है। तो ये अगर स्मॉल पोर्शन हम लें PQ, तो ये जो PQ है ये शेडेड पोर्शन के बराबर एरिया ट्रेवल करता है। तो छायांकित भाग जो हमने दिखाया है यहां पर, इस छायांकित भाग के बराबर ये क्षेत्रफल तय करता है। नाउ लेट phi t is the magnetic flux passing through the circuit at टाइम t। माना t समय पर परिपथ से गुजरने वाला फ्लक्स phi t है। तो t टाइम पर सर्किट से जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है, ये चुंबकीय फ्लक्स गुजर रहा है, उसको हमने phi t कहा है। एंड phi t प्लस डेल्टा t इज the magnetic flux passing through the circuit at time t plus delta t। so t plus delta t समय पर परिपथ से गुजरने वाला फ्लक्स phi t plus delta t है। इसका मतलब डेल्टा t टाइम में फ्लक्स में कितना परिवर्तन होता है, what is the change in flux in time delta t, ये अगर निकालना है तो आ जाएगा phi t प्लस डेल्टा t माइनस phi t। So the rate of change of magnetic flux linked with the circuit, तो परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लेना है। इसका मतलब डी फाई बाई डी टी। सो डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 फाई टी प्लस डेल्टा टी माइनस फाई टी divided by delta t। So this will be the rate of change of magnetic flux linked with the circuit। So परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर डी फाई बाई डी टी होगी और ये हमारा इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। Since magnetic flux in terms of magnetic field, चुंबकीय क्षेत्र के पदों में चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला है phi is equal to b dot ds, और ये हमने हमारी लास्ट क्लास में निकाला था। सो phi is equal to b dot ds। सो phi at t plus delta t एंड phi at t हम निकाल देते हैं। सो t प्लस डेल्टा t पर मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया हमारा phi t प्लस डेल्टा t हो जाएगा
और इसी टाइप से टाइम t पर मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया फाई t हो जाएगा। अब ये हमने सर्किट लिया था, फाई t प्लस डेल्टा t एंड फाई t की वैल्यू रख देते हैं हम। So d phi by dt is equal to limit delta t tends to 0 surface integration b t plus delta t dot ds minus surface integration b at t dot ds। So t टाइम पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, t प्लस डेल्टा t टाइम पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, और उसका हम सरफेस इंटीग्रेशन ले लेंगे। नाउ एस t प्लस डेल्टा t मीन्स t प्लस डेल्टा t टाइम में सरफेस एरिया हम ले रहे हैं, पृष्ठ क्षेत्रफल ले रहे हैं, तो वो क्या आएगा, एस टी मीन्स सरफेस एरिया एट टाइम t प्लस एरिया स्वेप्ट बाय द सर्किट। तो ये जो सर्किट है इसका जो एलिमेंट डेल्टा एल है, इस डेल्टा एल या डीएल एलिमेंट ने कितना क्षेत्रफल तय किया है, उस एरिया को हमको यहां पर इंक्लूड करना है। हियर एस टी इज surface area bounded by the circuit CT। तो परिपथ C द्वारा T समय में घेरा गया पृष्ठ क्षेत्रफल ST है। इसका मतलब ये एरिया हमारा ST है। ST प्लस डेल्टा T is the surface area bounded by the circuit at time t means st plus ये वाला और ऐड करोगे so plus surface area swept by the element dl, dl हमारा ये वाला एलिमेंट है of ct in time delta t। तो टाइम डेल्टा टी में ये जो एलिमेंट हमारा डीएल है ये कितना एरिया स्वेप्ट करता है ये तय करता है, उस एरिया को हमको यहां पर ऐड करना है, तो इससे हमको एस टी प्लस डेल्टा टी मिल जाएगा। अब ये अभी हमने निकाला था, तो यहां से एस टी प्लस डेल्टा टी माइनस एस टी हम निकाल सकते हैं। हमको इस एस टी को लेफ्ट में लेके आना है। सो एस टी प्लस डेल्टा टी माइनस एस टी, और इसको हमने कहा है डेल्टा एफ। सो डेल्टा एफ इज इक्वल टू ये आ जाएगा इंटीग्रेशन वी क्रॉस डी एल इंटू डेल्टा टी। So V cross dl into delta t। अब ये जो है ये भी हमारा एरिया है, क्योंकि V का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी अपॉन समय। तो यहां पर अपॉन में टाइम और ये टाइम कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस या दूरी इंटू दूरी होगा, दूरी स्क्वायर या डिस्टेंस स्क्वायर, जो कि हमारा एरिया आ जाएगा या क्षेत्रफल आ जाएगा। सो डायमेंशनली ये फॉर्मूला हमारा करेक्ट है, क्योंकि ये भी एरिया है और ये भी एरिया है। तो क्षेत्रफल में क्षेत्रफल हम जोड़ सकते हैं, तो टोटल एरिया किसी टाइम t प्लस डेल्टा टी पर हमको मिलेगा। नाउ इस इक्वेशन से हम इसको हमने लिख दिया है, क्योंकि टोटल एरिया हमको ऐड करना होगा।
So this will be surface integration at t plus delta t is equal to surface integration at t plus surface integration at delta s. So surface integration at t plus delta t plus surface integration at t into surface integration of delta s. तो ये वाली जो इक्वेशन है इसको हम इंटीग्रेशन मोड में इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे. नाउ ये इक्वेशन अभी हमने निकाली थी. d5/dt is equal to limit delta t tends to 0 surface integration b at t plus delta t dot ds minus surface integration of b at t dot ds. now इस सरफेस इंटीग्रेशन को हम इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो इसको हम दो पार्ट में लिख देते हैं. तो यह आ जाएगा d5/dt is equal to limit delta t tends to 0 इस सरफेस इंटीग्रेशन एट t प्लस डेल्टा t को हम लिख रहे हैं सरफेस इंटीग्रेशन एट t प्लस सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा s. तो ये हमने इस टाइप से लिख दिया है. तो फर्स्ट जो क्वांटिटी थी वो हमारी ये बन गई है और सेकंड क्वांटिटी को हमने एज इट इज यहां पर रख दिया है. अब हम क्या करते हैं, इन दोनों क्वांटिटीज को साथ में ले लेते हैं. तो ये आ जाएगा सरफेस इंटीग्रेशन एट टी ऑफ बी एट टी प्लस डेल्टा टी माइनस बी एट टी एंड ब्रैकेट क्लोज डॉट ds. इसका मतलब अगर इसको और इसको हम इंक्लूड करें तो ये हमारा बन जाता है सरफेस इंटीग्रेशन एट टी बी एट टी प्लस डेल्टा टी माइनस बी एट टी डॉट ds. तो इन दोनों को मिला के हमने ये लिख दिया है और ये जो क्वांटिटी बची हुई है वो हमारी एज इट इज यहां पर आ गई है. अब हम क्या करें, ये जो इक्वेशन है ये आ रहा है b एट t प्लस डेल्टा t माइनस b एट t डिवाइडेड बाय डेल्टा t. इट मींस ये क्वांटिटी हमारी हो जाएगी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. समय के सापेक्ष चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन की दर वो होगी हमारी b एट t प्लस डेल्टा t माइनस b एट t डिवाइडेड बाय डेल्टा t. तो ये हमारा बन जाएगा डेल b बाई डेल t, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. समय के सापेक्ष चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन की दर. तो ये जो क्वांटिटी थी इसको हमने लिख दिया है डेल्टा बी बाई डेल्टा टी डॉट ds. अब इसकी हम बात करते हैं. सो B मैग्नेटिक फील्ड, ये B मैग्नेटिक फील्ड, ds हमारा एरिया है, क्षेत्रफल है. सो ds या डेल्टा s हमारे पास में क्या है, लाइन इंटीग्रेशन v क्रॉस dl इंटू डेल्टा t. अब इस ds की जगह आप लाइन इंटीग्रेशन v क्रॉस dl इंटू डेल्टा t रख रहे हो और नीचे डेल्टा t है. तो ये डेल्टा t और ये डेल्टा t कैंसिल हो जाएगा. इसका मतलब ds अपॉन डेल्टा t या डेल्टा s अपॉन डेल्टा t आ जाएगा v क्रॉस bl. So the rate of change of magnetic flux will be surface integration delta b by
डेल्टा टी डॉट ds प्लस लाइन इंटीग्रेशन b डॉट v क्रॉस dl। तो फ्लक्स में परिवर्तन की दर हमारे इस इक्वेशन के बराबर हो जाएगी। अब ये इक्वेशन अभी हमने निकाली है। अब हम क्या करते हैं, इस b डॉट v क्रॉस dl को हमने dl डॉट b क्रॉस v लिख दिया है। सो dy by dt इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन डेल्टा b बाय डेल्टा t डॉट ds प्लस लाइन इंटीग्रेशन dl डॉट b क्रॉस v। नाउ a डॉट b को आप b डॉट a लिखो, कोई चेंज नहीं आता है, तो इसको हम b क्रॉस v डॉट dl लिख सकते हैं। और a क्रॉस b होता है माइनस b क्रॉस a। इट मींस b क्रॉस v को हम माइनस v क्रॉस b लिखेंगे। सो dy बाई dt हो गया है सरफेस इंटीग्रेशन डेल्टा b बाई डेल्टा t डॉट ds माइनस ये हो गया v क्रॉस b डॉट dl। a डॉट b को हमने b डॉट a कर दिया है एंड b क्रॉस v को माइनस v क्रॉस b कर दिया है। अब ये इक्वेशन हमको मिल गई है। अब हम क्या करते हैं, इफ b इज कांस्टेंट, यदि चुंबकीय क्षेत्र का मान नियत हो, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, इसका मतलब टाइम के साथ में इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, सो डेल्टा बी बाई डेल्टा टी आ जाएगा 0। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम विल बी 0। समय के सापेक्ष चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन की दर 0 होगी, चूंकि चुंबकीय क्षेत्र नियत है, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट। अब अगर भी हमारा कांस्टेंट है तो हम इसको 0 कर देते हैं। सो डी फाइव बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस लाइन इंटीग्रेशन v क्रॉस b डॉट dl, और अगर इसको हम सोल्व करें तो आ जाएगा v b l। सो डी फाइव बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस v b l। b इज मैग्नेटिक फील्ड, b चुंबकीय क्षेत्र है, v इज द वेलोसिटी ऑफ सर्किट, परिपथ का वेग v है, एंड l वो जो हमने एलिमेंट लिया था उन एलिमेंट्स को हमने ऐड किया है, तो टोटल l हमको मिल गया है। इसका मतलब l हो जाएगा कंटूर की टोटल लेंथ या परिपथ की कुल लंबाई। नाउ अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमानुसार, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस्ड ईएमएफ या प्रेरित विद्युत वाहक बल E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। हियर
नेगेटिव साइन इज ड्यू टू लेंज लॉ। यहां ऋणात्मक चिन्ह लेंज के नियमानुसार है। तो फैराडे लॉ क्या है, लेंज लॉ क्या होता है, ये सारा हमने हमारे लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अब d∅dt हमारा माइनस VBL है। इट मींस ई आ जाएगा माइनस ऑफ माइनस VBL, दैट इज E equal to VBL. So if magnetic field is constant, यदि चुंबकीय क्षेत्र का मान समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है, तो उस अवस्था में प्रेरित विद्युत बल का मान E is equal to VBL होगा। Now, second case, if magnetic field changes with time, यदि चुंबकीय क्षेत्र का मान समय के साथ परिवर्तित होता है, सो अगर B हमारा टाइम के साथ में वेरी करता है, सो डेल्टा B बाई डेल्टा T इज नॉट इक्वल टू 0। सो डेल्टा B बाई डेल्टा T नॉट इक्वल टू 0। सो अब इस केस में इसकी वैल्यू भी एग्जिस्ट करेगी। तो जब B हमारा कांस्टेंट था तो ये वाला फैक्टर हमारा 0 हो गया था, और अगर B कांस्टेंट नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र शून्य नहीं है, तो ये फैक्टर भी हमको इंक्लूड करना होगा। नाउ d∅dt is equal to surface integration delta B by delta T dot ds minus line integration V cross B dot dl। लाइन इंटीग्रेशन बोलो या फिर कंटूर इंटीग्रेशन बोलो, एक ही चीज है, क्योंकि यहां पर हमने क्लोज सर्किट लिया है, बंद पथ लिया है या बंद परिपथ लिया है, इसलिए ये क्लोज इंटीग्रेशन है। फ्रॉम स्टोक्स थ्योरम, स्टोक के प्रमेय के अनुसार, अब स्टोक्स थ्योरम से हम लाइन इंटीग्रेशन को सरफेस इंटीग्रेशन में चेंज कर सकते हैं। तो रेखीय समाकलन को पृष्ठ समाकलन में परिवर्तित करने के लिए हम स्टोक के नियम को प्रयोग में लेते हैं। सो फ्रॉम स्टोक्स थ्योरम, लाइन इंटीग्रेशन V क्रॉस B डॉट dl इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन डेल क्रॉस V क्रॉस B डॉट ds। तो लाइन इंटीग्रेशन को हम सरफेस इंटीग्रेशन में चेंज करने के लिए स्टोक्स थ्योरम यूज करते हैं। तो अब ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हम यहां पर पुट कर सकते हैं। सो d∅dt इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन डेल्टा B बाई डेल्टा T डॉट ds मीन्स ये वाला फैक्टर एज इट इज, और ये जो फैक्टर है, इस फैक्टर की जगह आप ये क्वांटिटी रखोगे। सो माइनस सरफेस इंटीग्रेशन डेल क्रॉस V क्रॉस B डॉट ds। सो d∅dt की वैल्यू इस इक्वेशन से हमको मिल जाएगी। बट इंड्यूस्ड EMF E इक्वल टू माइनस d∅dt, परंतु प्रेरित विद्युत वाहक बल E इक्वल टू माइनस d∅dt है, एंड d∅dt की वैल्यू यहां से हम लिख देते हैं। सो E इज इक्वल टू माइनस सरफेस इंटीग्रेशन डेल्टा B बाई डेल्टा T डॉट ds, और ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। सो प्लस सरफेस इंटीग्रेशन
डेल क्रॉस वी क्रॉस बी डॉट डीएल। अब ये जो इक्वेशन है या ये जो पार्ट है, इसको अगर कर्ल की टर्म्स में लिखना है, किया जाएगा सरफेस इंटीग्रेशन कर्ल वी क्रॉस बी डॉट डीएफ। अब ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है या प्रेरित विद्युत वाहक बल है, इसके दो पार्ट हो गए हैं। एक पार्ट हमारा ये है और दूसरा पार्ट हमारा ये है। तो एक पार्ट हमारे पास में है सरफेस इंटीग्रेशन डेल्टा वी बाई डेल्टा टी डॉट डीएफ और दूसरा ये वाला पार्ट है सो सरफेस इंटीग्रेशन डेल क्रॉस वी क्रॉस बी डॉट डीएफ। तो एक ये हो गया है और एक ये हो गया है। अब ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड में चेंज के कारण या चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण उत्पन्न हो रहा है और ये वाला जो पार्ट है ये हमारा सर्किट के मोशन के कारण है, परिपथ की गति के कारण है। तो ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। समय परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल। और नीचे वाला जो पार्ट है ये हमारा सर्किट के मोशन के कारण है या परिपथ की गति के कारण है, तो इसको हम बोलते हैं मोशनल ईएमएफ, गतिशील विद्युत वाहक बल। तो ये हमको मिल गया है इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, समय परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण, और ये जो है ये हमारा मोशनल ईएमएफ या गतिशील विद्युत वाहक बल है। तो इन दोनों ईएमएफ को, दोनों विद्युत वाहक बल को अगर हम जोड़ते हैं तो हमको टोटल ईएमएफ या कुल प्रेरित विद्युत वाहक बल मिलता है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सेल्फ इंडक्टेंस, स्व प्रेरकत्व। नाउ सेल्फ इंडक्टेंस, स्व प्रेरकत्व। तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या है या स्व प्रेरकत्व क्या है या सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, वो यहां पर हमको डिस्कस करना है। व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन एंड व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस, दिस होल थिंग वी विल डिस्कस हियर। तो स्व प्रेरण क्या है, स्व प्रेरकत्व किसे कहते हैं, ये सभी हम यहां पर डिस्कस करेंगे। अब ये हमारे पास में कोई सर्किट है, ये कोई परिपथ है जिसमें एक बैटरी हमने लगाई है, एक की या कुंजी लगाई है, और ये हमारे पास में कोई कॉइल है, कोई कुंडली है, और ये जो कॉइल है इसका कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या स्व प्रेरण गुणांक L है। अब हम क्या करते हैं, इस की को प्रेस करते हैं, इस कुंजी को जैसे आप प्रेस करोगे तो क्या होगा, सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, परिपथ हमारा पूरा हो जाएगा और परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगेगी। इफ वी प्रेस द की, यदि हम कुंजी को दबाते हैं तो की हमारे पास में है, की को हमने प्रेस कर दिया है या डॉट यहां पर लगा दिया है हमने, तो की हमारी प्रेस हो गई है तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो यदि हम कुंजी को दबाते हैं देन द करंट स्टार्ट्स टू इंक्रीज इन द कॉइल, तो परिपथ में धारा का मान या कुंडली में धारा का मान बढ़ने लगता है। तो जैसे आपने
की को प्रेस किया है, करंट हमारी 0 से मैक्सिमम होने लगेगी, तो कॉइल के अंदर या कुंडली में धारा का मान बढ़ने लगता है, एंड देयरफॉर द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आल्सो स्टार्ट्स टू इंक्रीज। इसलिए चुंबकीय बल रेखाओं का मान भी बढ़ने लगता है। तो की हमने प्रेस की है, करंट की वैल्यू कॉइल में इंक्रीज होने लगी है, और करंट इंक्रीज होगा, इसका मतलब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स वो भी हमारी इंक्रीज होने लगेगी, चुंबकीय बल रेखाएं भी बढ़ने लगेंगी। द चेंज इन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस प्रोड्यूस्ड एन induced EMF in the coil। चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न होता है, एंड द डायरेक्शन ऑफ दिस induced EMF is such that it opposes the growth of current in the coil। तथा इस प्रेरित विद्युतवाहक बल की दिशा इस प्रकार होती है कि वह कुंडली में धारा में वृद्धि का विरोध करता है। तो इस कॉइल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न हुआ है, या जो प्रेरित विद्युतवाहक बल इस कुंडली में उत्पन्न हुआ है, उसकी डायरेक्शन या दिशा इस प्रकार होती है कि वह कुंडली में धारा में वृद्धि का विरोध करता है। इट अपोजेस द ग्रोथ ऑफ करंट इन द कॉइल। अब सेम टू सेम अगर हम की को रिलीज करें, कुंजी को अगर हम बाहर निकालें, तो भी सेम फिनोमिना होता है। तो जैसे ही आप इस की को रिलीज करोगे, कुंजी को बाहर निकालोगे, तो ये जो कॉइल है, इस कॉइल के अंदर करंट की वैल्यू डिक्रीज होने लगेगी, कुंडली में धारा का मान कम होने लगेगा। और अगर करंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, धारा का मान घटता है, तो उस केस में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आल्सो स्टार्ट्स टू डिक्रीज। चुंबकीय बल रेखाओं का मान भी घटने लगता है। सो इफ वी रिलीज द की, यदि हम कुंजी को बाहर निकालें, तो कुंडली में धारा का मान घटने लगता है, तथा इससे चुंबकीय बल रेखाओं का मान भी घटने लगता है। द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऑल्सो स्टार्ट्स टू डिक्रीज। अब यहां पर भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस चेंज हो रही है, चुंबकीय बल रेखाओं का मान परिवर्तित हो रहा है। इसका मतलब यहां पर भी इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा या प्रेरित विद्युतवाहक बल होगा। द चेंज इन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस प्रोड्यूस्ड एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल। तो चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न होता है, एंड the direction of this induced EMF is such that it opposes the decay of current in the coil। अब ये जो induced EMF डेवलप हुआ है, जब हमने की को रिलीज किया है, तो ये induced EMF या प्रेरित विद्युतवाहक बल की दिशा इस प्रकार होती है कि वह कुंडली में
धारा में कमी का विरोध करता है। तो जब आपने की को प्रेस किया था तो उस केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट में ग्रोथ का अपोज कर रहा था, यह धारा में वृद्धि का विरोध कर रहा था। और अगर आप की को रिलीज करते हो, कुंजी को बाहर निकालते हो, तो उस केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट के डीके का, धारा में क्षय का विरोध करता है। तो अब ये क्या कर रहा है, ये हमारा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, प्रेरित विद्युत वाहक बल है, अगर धारा बढ़ती है तो उसका विरोध करता है, मतलब धारा में वृद्धि नहीं होने देता है। और अगर करंट हमारी डिक्रीज हो रही है, धारा में क्षय हो रहा है या धारा घट रही है, तो उस केस में धारा के घटने का विरोध करता है, मीन्स करंट को डीके नहीं होने दे रहा है। तो इसलिए ये जो ईएमएफ है, इस ईएमएफ को हम कहते हैं बैक ईएमएफ, पश्च विद्युत वाहक बल। सो दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ इज नोन एज बैक ईएमएफ। यह विद्युत वाहक बल पश्च विद्युत वाहक बल कहलाता है। Now, on the basis of it, we can define the self-induction or self-inductance। तो इस के आधार पर अब हम स्वप्रेरण को परिभाषित करते हैं। The phenomena due to which an opposing induced EMF is produced in the coil during the change of current or flux is known as self-induction। तो वह घटना जिसके कारण धारा में परिवर्तन या फ्लक्स में परिवर्तन जो कि कुंडली में होता है, उसके कारण विरोधी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, स्व प्रेरण कहलाती है। The phenomena due to which an opposing induced EMF is produced in the coil during the change of current or flux is self-induction। तो स्वप्रेरण वह घटना है जो कि कुंडली में धारा में परिवर्तन या फ्लक्स में परिवर्तन के दौरान उसमें एक विरोधी प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण उत्पन्न होती है। तो ये जो हमारा फिनोमिना है, वो फिनोमिना हमारा सेल्फ इंडक्शन या स्व प्रेरण कहलाता है। अब ये हमारे कॉइल थी, तो ये कॉइल, ये बैटरी और ये की, तो ये सर्किट अभी हमने कंसीडर किया था। अब हम क्या करते हैं, लेट करंट I is flowing in the circuit। माना इस परिपथ में धारा I प्रवाहित होती है और करंट I फ्लो होने पर इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो हमारा phi है। So phi is the magnetic flux linked with the coil। कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान phi है। तो जितनी करंट ज्यादा होगी, जितनी धारा अधिक होगी, फ्लक्स का मान उतना ही अधिक होगा। इट मीन्स phi इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है, ये जो समानुपाती का चिन्ह है, इसको हम हटाते हैं
और इक्वल टू एंड एक कांस्टेंट लगा देते हैं। सो phi इज इक्वल टू एल आई, और ये जो एल है, दिस एल इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। एल समानुपाती नियतांक है, एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। यह कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कहलाता है। सो एल इज कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। अब अगर एल को डिफाइन करना है हमको, तो एल क्या आ जाएगा? इफ I इज इक्वल टू 1, यदि I 1 हो तो उस केस में यहां पर अगर आप I को 1 रखते हो, so phi is equal to L. It means if the current flowing in the circuit is 1, then the magnetic flux linked with the circuit is known as self-inductance of the coil. So L is defined as the amount of magnetic flux linked with a coil when a unit amount of current is passing through it. जब परिपथ से एकांक धारा प्रवाहित होती है, तो उस अवस्था में कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा L या कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कहलाती है। सो द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ magnetic flux linked with the coil when a unit amount of current is passing through it. तो जब परिपथ से एकांक धारा प्रवाहित होती है, तो उस अवस्था में कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कहलाती है। Now, from Faraday's law of electromagnetic induction, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमानुसार E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, और फाई क्या है? एल आई। तो फाई को अगर हम एल आई रखें तो वो क्या जाएगा? E is equal to माइनस एल डी आई बाई डी टी, क्योंकि यहां पर हमने फाई को एल आई रख दिया है। सो E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। और अगर इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। तो अगर हम परिमाण की बात करें तो होता है एल डी आई बाई डी टी। इफ डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 1, तो अगर आप डी आई बाई डी टी को 1 करोगे तो उस केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारा सेल्फ इंडक्टेंस के इक्वल होगा। सो मैग्नीट्यूड ऑफ E इज इक्वल टू एल इफ डी आई बाई डी टी इज 1, मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट अगर 1 है, धारा में परिवर्तन की दर अगर एकांक है, तो उस केस में E हमारा L के इक्वल होगा। अब अगर L को हमको डिफाइन करना है तो यहां से आ जाएगा
the self inductance of a coil is numerically equal to the amount of induced EMF produced in the coil when the rate of change of current flowing through the coil is unity. जब परिपथ से प्रवाहित धारा में परिवर्तन की दर एकांक हो तो उस अवस्था में कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युतवाहक बल की मात्रा आंकिक रूप से कुंडली के स्वप्रेरण के बराबर होती है. So the self inductance of a coil is numerically equal to the amount of induced EMF produced in the coil when the rate of change of current flowing through the circuit or flowing through the coil is unity. जब कुंडली में धारा में परिवर्तन की दर एकांक हो उस अवस्था में उत्पन्न प्रेरित विद्युतवाहक बल का मान आंकिक रूप से कुंडली के स्वप्रेरण गुणांक के बराबर होता है. If E is in volt, यदि प्रेरित विद्युतवाहक बल वोल्ट में हो, di/dt इज इन एम्पियर पर सेकेंड, धारा में परिवर्तन की दर एम्पियर पर सेकेंड हो तो उस केस में L विल बी इन हेनरी, तो L का मान हेनरी में होगा. अब E इक्वल टू L di/dt हमने लिया है. इफ E इक्वल टू 1 वोल्ट, यदि E 1 वोल्ट हो एंड di/dt इज इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड, सो L इस केस में 1 हेनरी होगा क्योंकि E आपने 1 वोल्ट लिया है, di/dt 1 एम्पियर पर सेकेंड लिया है, सो L हमारा 1 हेनरी आ जाएगा. सो अगर 1 हेनरी को डिफाइन करना हो तो वो क्या आएगा? द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज सेड टू बी 1 हेनरी if 1 ampere per second rate of change of current produces an induced EMF of 1 volt in it. किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व 1 हेनरी कहलाता है यदि उस कुंडली में धारा में परिवर्तन की दर 1 एम्पियर प्रति सेकंड आरोपित करने पर उस कुंडली में प्रेरित विद्युतवाहक बल का मान 1 वोल्ट हो. तो यदि किसी कुंडली में 1 एम्पियर प्रति सेकंड की धारा परिवर्तन की दर आरोपित करने पर प्रेरित विद्युतवाहक बल का मान 1 वोल्ट हो तो कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक या कुंडली का स्वप्रेरकत्व 1 हेनरी कहलाता है. द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल डिपेंड्स ऑन, किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व गुणांक किन किन बातों पर निर्भर करता है? वो है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, कुंडली में घेरों की संख्या n पर, एरिया ऑफ
क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल, कुंडली के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए पर, परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम ऑन विच इट वाउंड, माध्यम की चुंबकनशीलता जिस पर यह कुंडली लपेटी गई है। तो जिस मटेरियल पर इस कॉइल को आपने वाउंड किया है, कुंडली को लपेटा है, उसके माध्यम के चुंबकशीलता पर कुंडली का स्वप्रेरकत्व निर्भर करता है। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर निर्भर करेगा, कुंडली में घेरों की संख्या पर निर्भर करेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करेगा, कुंडली के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा, और जिस मटेरियल पर इसको आपने वाउंड किया है या लपेटा है, उसकी चुंबकनशीलता या परमेबिलिटी पर डिपेंड करेगा। इफ L इज लेंथ ऑफ ए सोलेनोइड, यदि किसी परिनालिका की लंबाई L है, A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सोलेनोइड, परिनालिका के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, प्रति एकांक लंबाई में घेरों की संख्या n है, यदि मुक्त आकाश की चुंबकनशीलता μ0 है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इज μ0। सो अगर ये सारी वैल्यूज हैं, उस केस में सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, कुंडली का स्वप्रेरकत्व L इज इक्वल टू μ0 n² LA होगा। कुंडली का स्वप्रेरकत्व या कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक L इज इक्वल टू μ0 n² LA होगा। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज म्यूचुअल इंडक्टेंस, अन्योन्य प्रेरकत्व। तो जैसे हमने सेल्फ इंडक्टेंस लिया है, सेम टू सेम यहां पर म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाएगा। तो डिफरेंस क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस में सिंगल कॉइल थी, एक ही कुंडली थी, और म्यूचुअल इंडक्टेंस में एक की जगह दो कॉइल होंगी, एक की जगह दो कुंडली होंगी। तो यहां पर हमने एक सर्किट दिखाया है, ये प्राइमरी कॉइल या प्राथमिक कुंडली, और ये हमारी सेकेंडरी कॉइल या द्वितीयक कुंडली। अब हम क्या करते हैं, इस की को प्रेस करते हैं। तो जैसे ही इस कुंजी को प्रेस करोगे, इसमें करंट की वैल्यू इंक्रीज होने लगेगी, धारा का मान बढ़ने लगेगा, और धारा की वैल्यू अगर बढ़ने लगेगी तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स या चुंबकीय बल रेखाओं का मान भी बढ़ेगा। और इसमें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इंक्रीज हो रही है तो फ्लक्स हमारा इसमें इंड्यूस होगा, इसके अंदर फ्लक्स प्रेरित होगा, और इसके कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो अगर यहां पर आप चेंज करते हो, इस प्राथमिक कुंडली में यदि हम कुछ परिवर्तन करते हैं और उसके कारण इस सेकेंडरी कॉइल में चेंज हो रहा है, तो ये जो फिनोमिना होगा, इस घटना या फिनोमिना को हम म्यूचुअल इंडक्टेंस कहेंगे। So if we press the key, then the current starts to increase in the coil P. यदि हम कुंजी K को दबाते हैं तो इसके कारण कुंडली P में धारा का मान बढ़ने लगता है, जैसे हमने सेल्फ इंडक्टेंस के केस में लिया था। एंड ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन, induced EMF is produced in this coil. तो
इसके कारण, किसके कारण? जब P में धारा का मान बढ़ने लगता है तो कुंडली P में धारा के बढ़ने के कारण, इस कुंडली के सेल्फ इंडक्शन के कारण, स्व प्रेरण के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। So if we press the key, then the current starts to increase in the coil P, and due to self-induction, induced EMF is produced in this coil. यदि हम कुंजी को दबाते हैं तो उसके कारण इस कुंडली में धारा का मान बढ़ने लगता है तथा कुंडली के स्वप्रेरण के कारण इस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। The induced EMF opposes the growth of current in this coil. Induced EMF को हमने बैक EMF भी बोला था। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल कुंडली में धारा में परिवर्तन का विरोध करता है और ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है ये हमारा पश्च विद्युत वाहक बल है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल कुंडली में धारा में वृद्धि का विरोध करता है। Since coil S is very close to P, चूंकि द्वितीय कुंडली S प्राथमिक कुंडली P के अत्यंत समीप है तो मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ P also induces in the coil S and it opposes the growth in coil S also. तो कुंडली S P के अत्यंत समीप है, इसके कारण P का चुंबकीय फ्लक्स कुंडली S में भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन दर्शाता है and it opposes the growth of coil in S also. तथा यह कुंडली S में भी धारा परिवर्तन का विरोध करता है। तो यहां पर हमने करंट को चेंज किया था क्योंकि की को प्रेस किया था, तो इसमें चेंज करने के कारण हमारा इसमें भी चेंज हो रहा है। तो हम इस की को प्रेस कर रहे हैं, यहां पर करंट इंक्रीज होती है तो इसमें जो सेल्फ इंडक्शन है, इस कुंडली का जो स्व प्रेरण है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ कॉइल में प्रोड्यूस करता है और ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है या ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है जिसे हम बैक ईएमएफ या पश्च विद्युत वाहक बल कह रहे हैं, वो इस कुंडली में धारा में परिवर्तन का विरोध करता है और P के पास में एक दूसरी कॉइल S है। तो जो इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है वो मैग्नेटिक फ्लक्स इसके अंदर भी चेंज होगा और इसका मैग्नेटिक फ्लक्स भी इसके अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा या इसमें जो करंट इंक्रीज होने लगेगी उसका भी अपोज करेगा या विरोध करेगा। सेम टू सेम फिनोमिना अगर की को आप रिलीज करते हो, कुंजी को अगर बाहर निकालते हो तो भी यही प्रोसेस होगा। उस केस में करंट की वैल्यू हमारी मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ जाएगी, यह धारा का मान घटने लगेगा और धारा में घटने का ये विरोध करेगी कुंडली। तो जो हमने सेल्फ इंडक्शन में डिफाइन किया था, स्व प्रेरण में परिभाषित किया था, सेम टू सेम हम यहां पर म्यूचुअल इंडक्शन में डिफाइन करेंगे। डिफरेंस क्या है? सेल्फ इंडक्शन में एक ही कॉइल थी और म्यूचुअल में दो कॉइल होगी और इन दोनों कॉइल के बीच में हमारा म्यूचुअल इंडक्शन होगा या अन्योन्य प्रेरण होगा।
the phenomena due to which an opposing induced EMF is produced in a coil when the rate of change of current or magnetic flux linked with a neighboring coil changes is म्यूचुअल इंडक्शन। वह घटना जिसमें किसी समीप वाली कुंडली में धारा में परिवर्तन की दर के कारण या समीप रखी कुंडली में संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के कारण पहली वाली कुंडली में एक विरोधी प्रेरित विद्युत बल उत्पन्न होता है, अन्योन्य प्रेरण कहलाती है। तो क्या है ये? द फिनोमिना ड्यू टू विच एन अपोजिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन ए कॉइल, वह घटना जिसमें किसी कुंडली में एक विरोधी प्रेरित विद्युत बल उत्पन्न होता है, किसके कारण? when the rate of change of current or magnetic flux linked with the neighboring coil changes, जब इसके समीप रखी कुंडली में धारा में परिवर्तन की दर या चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर परिवर्तित होती है, यह धारा का मान या चुंबकीय फ्लक्स का मान परिवर्तित होता है। तो यदि किसी समीप रखी कुंडली में धारा का मान परिवर्तित होता है या उस कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान परिवर्तित होता है, तो इस परिवर्तन के कारण पहले वाले कुंडली में एक विरोधी प्रेरित विद्युत बल उत्पन्न होता है। यह घटना म्यूचुअल इंडक्शन या अन्योन्य प्रेरण कहलाती है। अभी हमारे पास में सर्किट है जो हमने सेल्फ इंडक्शन में किया था, सेम टू सेम यहां पर करेंगे। इस प्राइमरी कॉइल में या प्राथमिक कुंडली में करंट I फ्लो हो रही है। सो इफ I करंट इज फ्लोइंग इन द कॉइल P, यदि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा का मान I है एंड phi इज द मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस्ड इन द कॉइल S, तथा कुंडली S में प्रेरित चुंबकीय फ्लक्स का मान phi है, तो phi इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसको हटाओगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे और इक्वल टू का साइन लगाएंगे। So phi is equal to mi. M is a constant of proportionality which is known as mutual inductance between these two coils. M समानुपाती नियतांक है जो दोनों कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहलाता है। So M is coefficient of mutual induction और mutual inductance of the coil, कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरण गुणांक है। इफ I इक्वल टू 1, यदि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा का मान 1 हो, यहां पे 1 रख दो, सो phi इज इक्वल टू m। इसका मतलब अगर इस कॉइल में धारा या करंट यूनिट अमाउंट में फ्लो हो रही हो, एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो, और सेकेंडरी कॉइल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, द्वितीय कुंडली में जो चुंबकीय फ्लक्स है, उसका मान phi हो, देन phi इज इक्वल टू m। तो ये जो फ्लक्स है, इस फ्लक्स को ही हम कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कहेंगे या अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहेंगे। म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स is defined
as the amount of magnetic flux produced in a coil when a unit amount of current passes through its neighboring coil. यदि किसी कुंडली में प्रवाहित धारा का मान एकांक हो तथा इसके समीप वाली कुंडली में प्रेरित चुंबकीय फ्लक्स का मान दोनों कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरण गुणांक के बराबर होगा, या किन्हीं दो कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरण गुणांक उस चुंबकीय फ्लक्स के मान के बराबर होता है जो इसके समीप रखी कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न होता है। तो किन्हीं दो कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान किसी कुंडली में प्रेरित उस चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होगा जो इसके समीप रखी कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने के कारण प्रेरित होता है या उत्पन्न होता है। फ्रॉम फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमानुसार E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, बट फाई इज इक्वल टू एम आई। तो ये फाई की वैल्यू यहां पर रख दो, ये आ जाएगा E इज इक्वल टू माइनस एम डी आई बाई डी टी। और अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो होगा मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एम डी आई बाई डी टी। अब अगर m को डिफाइन करना है तो m को डिफाइन कैसे करोगे? इफ डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 1, तो अगर डी आई बाई डी टी को 1 करते हो तो E इक्वल टू एम, सो E इक्वल टू एम। इसका मतलब इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन नेबरिंग कॉइल इज 1 एम्पियर पर सेकेंड and or the amount of induced EMF in another coil will be equal to the coefficient of mutual inductance between the coils. The mutual inductance between two coils is numerically equal to the amount of induced EMF produced in the coil। किन्हीं दो कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरण गुणांक आंकिक रूप से कुंडली में प्रेरित उस प्रेरित विद्युत वाहक बल की मात्रा के बराबर होता है when the rate of change of current flowing through its neighboring coil is unity। जो इसके समीप रखी कुंडली में धारा में एकांक परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। सो द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द अमाउंट ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल व्हेन the rate of change of current flowing through its neighboring coil is unity। किन्हीं दो कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरण गुणांक आंकिक रूप से कुंडली में प्रेरित उस प्रेरित विद्युत वाहक बल की मात्रा के बराबर होता है जो इसके समीप रखी कुंडली में एकांक धारा परिवर्तन की दर के कारण उत्पन्न होती है। इफ E इज इन वोल्ट, यदि इंड्यूस्ड ईएमएफ वोल्ट में है, डी आई बाई डी टी
इज इन एम्पियर पर सेकेंड, धारा में परिवर्तन की दर एम्पियर प्रति सेकंड में है, देन m विल बी इन हेनरी, तो m हेनरी में होगा। अब ये फॉर्मूला अभी हमने निकाला था, इफ E इज 1 वोल्ट, यदि इंड्यूस्ड ईएमएफ 1 वोल्ट है, di/dt इज इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकंड, धारा में परिवर्तन की दर, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 1 एम्पियर पर सेकंड है, तो उस केस में m हमारा हेनरी में होगा। सो 1 हेनरी को हम डिफाइन कर देते हैं। द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स इज सेड टू बी 1 हेनरी, दो कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरण 1 हेनरी कहलाता है इफ 1 एम्पियर पर सेकेंड रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट प्रोड्यूसेस एन इंड्यूस्ड ईएमएफ of 1 volt in its neighboring coil। तो यदि किसी कुंडली में धारा में परिवर्तन की दर 1 एम्पियर पर सेकंड है और इसके कारण इसके पास रखी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट है, तो उन दोनों कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान 1 हेनरी होगा। The mutual inductance between two coils depends on, दो कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व निर्भर करता है the shape of both the coils, दोनों कुंडलियों के आकृति पर, separation between the coils, कुंडलियों के मध्य दूरी पर, permeability of the medium of coils on which they are wound, माध्यम की चुंबकशीलता पर जिस पर दोनों कुंडलियां लपेटी गई हैं। कुंडली की आकृति कैसी है, कुंडलियों के मध्य दूरी कितनी है, और जिस मीडियम पर हमने कॉइल को वाउंड किया है, कुंडली को लपेटा है, उसकी चुंबकनशीलता क्या है, उन बातों पर निर्भर करती है। इफ L इज द लेंथ ऑफ द सोलेनोइड, यदि L परिनालिका की लंबाई हो, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ईच सोलेनोइड, A प्रत्येक कुंडली या A प्रत्येक परिनालिका के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो, N1 and N2 नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द टू सोलेनोइड, दोनों परिनालिकाओं में प्रति एक अंक लंबाई में घेरों की संख्याएं क्रमशः N1 तथा N2 हो, एंड द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इज म्यू नॉट, तो फ्री स्पेस हमने लिया है या निर्वात हमने लिया है जिस पर हमने कॉइल को वाउंड किया है, तो परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इज म्यू नॉट, निर्वात या मुक्त आकाश की चुंबकशीलता म्यू नॉट है। देन द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, तो कुंडली का अन्योन्य प्रेरकत्व होगा, सेल्फ इंडक्टेंस हमने निकाला था L इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए, क्योंकि वहां पर एक ही कॉइल थी तो n इंटू एन एन स्क्वायर हो गया था, यहां पर दो कॉइल हैं तो n1 इंटू n2 हम यूज करेंगे। सो L इज इक्वल टू, L की जगह यहां पर m आएगा क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात हो रही है, कुंडली का अन्योन्य प्रेरकत्व हम ले रहे हैं। सो m इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 LA, so this is the mutual inductance of the coil, कुंडली का अन्योन्य प्रेरण गुणांक m है। तो यहां पर हम हमारा लेक्चर एंड करते हैं। यहां पर हमने इंडक्शन लॉ फॉर मूविंग सर्किट
या गतिशील परिपथ के लिए प्रेरण नियम, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल, कुंडली का स्वप्रेरकत्व एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स, दो कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरण क्या होगा, ये सारा डिस्कस किया है। सो गुड बाय।